The relation f is defined by f of x is equal to this x square when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3. और एक डेफिनेशन और है f of x की, f of x is equal to 3x when x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 10 ना. द रिलेशन g फिर एक और दिया हुआ है आपको, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x. एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, एक रिलेशन पहला वाला भी रिलेशन है, द रिलेशन f defined by this and relation g is defined by g of x is equal to x square when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2. और एक और डेफिनेशन है इसकी, g of x is equal to 3x when x is greater than or equal to 2 less than or equal to 10. दो रिलेशन गिवन है आपको, एक f of x और एक g of x. करना क्या हमको, show that f is a function and g is not a function. जो फर्स्ट वाला f है f of x ये फंक्शन है और सेकंड वाला ये जो g of x या g है ये एक रिलेशन है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दो रिलेशन गिवन है, एक f of x को लेके और एक g of x को लेके. हमको ये शो करना है कि f of x या f एक फंक्शन है और g एक रिलेशन. तो फंक्शन कब होता है और रिलेशन कब होता है, ये अपने को पता है कि फंक्शन कब है और रिलेशन कब है ना. तो अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से स्टडी करो. f ऑफ x को अपने को फंक्शन प्रूव करना है, ठीक है, इसको फंक्शन शो करना है, तो अपन फंक्शन की चीजें यूज करेंगे. फंक्शन के लिए क्या होता है कि जो अपना फर्स्ट सेट रहता है उसका हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो जाना चाहिए और सेकंड सेट के अंदर उसकी सिंगल इमेज होना चाहिए, तो वो फंक्शन रहता है ना. तो अभी यहाँ देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, दो डेफिनेशन दी हुई है. अब किसके ऊपर है ये डेफिनेशन, x इज इक्वल टू 0 और 0 से ग्रेटर बट x इज लेस देन 3 और 3 के इक्वल. सेकंड डेफिनेशन देखो 3x, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और इक्वल टू 10. तो अब इसमें x की बहुत सारी वैल्यूज है यहाँ पर. तो अब पूरे डेफिनेशन में देखो कि x की कौन सी वैल्यू कॉमन दी हुई है दोनों फंक्शन के लिए. यहाँ देखो x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और यहां से भी x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है. तो मैं f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेता हूं दोनों फंक्शन के लिए. आपको पता है कि जो f ऑफ x की वैल्यू होती है वो इमेज होती है, y की वैल्यू होती है और इमेजेस का अपन सेट बना लेते तो वो रेंज हो जाती है. तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू ढूंढो आप, x की वैल्यू 3 है और इसमें भी x की वैल्यू 3 है. तो मैं क्या करता हूँ, जो f ऑफ x फंक्शन है उसमें x के प्लेस पे 3 रख के उसको सॉल्व करता हूँ. चलो एट x is equal to 3, x is equal to 3, f of 3 is equal to, पहले वाले फंक्शन में x स्क्वायर ले लिया अपने फर्स्ट फंक्शन. अब आपने इस साइड में x के प्लेस पे 3 रखे तो इधर भी आप 3 रख दो, तो 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. तो f ऑफ 3 की वैल्यू 9 आ गई. आपको पता है कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू y रहता है ना, ये f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो ये जो x है इसको अपन क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, और ये जो y है इसको इमेज कहते हैं ना. तो ये y है आपका, ये इमेज है और ये x आपका उसकी प्री इमेज है. ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू. तो x की वैल्यू अगर 3 रहे तो उसकी इमेज 9 आ रही है फर्स्ट वाले से. आप इसको दूसरे वाले में भी रखो एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू दूसरी डेफिनेशन ले लो, ये वाली 3x वाली, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3x. अब अपन ने इधर x के प्लेस पे 3 रखे तो इधर भी 3 रख दो, तो 3 3 जा 9. अब फिर से देखो आप इसको, क्या हो रहा कि x की वैल्यू 3 रखने से उसकी इमेज 9 आई, x की वैल्यू 3 रखने से इमेज 9 आई. तो 3 आपका एक एलिमेंट है और उसकी सेम इमेज आ रही, इमेज अलग अलग नहीं आ रही. 3 एक ही बार लिखेंगे अपन 3 ऐसा इधर, और इधर इमेज 9, तो 3 से कनेक्टेड क्या हो गया 9, 3 9 से कनेक्ट हो गया कि नहीं, 9 से कनेक्ट हुआ. तो
यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि 3 हैज सिंगल इमेज 9। दोनों भी जो डेफिनेशन दी हुई है अपने को, दोनों में 3 की जो इमेज है वो 9 के इक्वल है, मतलब सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही दोनों 3 के लिए। 3 भी एक ही है, एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही। और ये आपने भले ही 2 बार 3 रखे, लेकिन दोनों 3 तो एक ही है ना। जब अपन सेट बनाएंगे तो ये 3 2 बार थोड़ी लिखेंगे अपन, 3 तो अपन एक ही बार लिखेंगे, ये 3 और इधर आपको 9 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फंक्शन है। इसको लिखता हूं मैं, क्लियरली 3 हैज सेम इमेज 9। 3 हैज सेम इमेज 9। 3 की सेम इमेज नहीं, और कभी डिफरेंट इमेज आ जाती, 3 की 2 इमेजेस आ जाती, 2 इमेजेस आ जाती उसकी, तो क्या करना पड़ता अपने को, फिर ये फंक्शन नहीं रहता। अब अपन ने यहाँ पर एक ही पॉइंट के ऊपर इसको सॉल्व करे, अपन ने ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने को दोनों में पॉइंट्स अलग अलग है। यहाँ पे अपने 0 से 3 और 3 से 10, तो मैंने एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इसको चेक कर लिया बस, तो भी ये फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं, एक कॉमन वैल्यू ले लेना एक्स की, एक्स इज इक्वल टू 3, उस 3 को दोनों फंक्शन में रख दो और उसकी इमेज चेक कर लो, इमेज उसकी सेम आ गई, 9 आ गई। क्लियरली 3 हैज सेम इमेज 9, 3 की सेम इमेज आ रही 9, देयरफॉर f इज अ फंक्शन। f जो है वो एक फंक्शन है, देयरफॉर f इज अ फंक्शन। f जो है एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन इस g ऑफ x के ऊपर। ये g ऑफ x अपने को क्या प्रूव करना है, नॉट अ फंक्शन, मतलब ये एक रिलेशन है सिर्फ, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक डेफिनेशन है, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 2 है, ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, लेस देन आर इक्वल टू 2 है। तो कॉमन वैल्यू देखो इसमें 2 दिख रही, दोनों जगह से x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 रख देते हैं अपन दोनों जगह। एट x इज इक्वल टू 2, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले में रखो g ऑफ 2, यहाँ पर x स्क्वायर है, आपने इधर x के प्लेस पे 2 रखे थे, इधर भी x के प्लेस पे 2 रख दो, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, एंड दूसरे वाले में भी x इज इक्वल टू 2 है, g ऑफ 2 दूसरा फंक्शन क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x, g ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ये ले लिया आपने 3x। अब x के प्लेस पे इधर 2 रखे, इधर भी रख दो, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको ध्यान से देखो, क्लियरली 2 एक ही एलिमेंट है, इधर का 2, और 4 और 6, ये 2 की 2 इमेज आ गई, 4 और 6। तो एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियरली 2 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 2 डिफरेंट images 4 and 6, 2 has 2 different images 4, हमको सिंगल इमेज चाहिए रहती है, डिफरेंट इमेज हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर g is not a function, ये एक फंक्शन नहीं है, g फंक्शन नहीं है, g एक रिलेशन है। आपको मालूम है कि every function is a relation but every relation need not to be a function। हर एक रिलेशन का फंक्शन होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखना एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन है, फाइंड, तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपने को गिवन है, तो ये 1.1 रख देते हैं एक्स के प्लेस पे एक बार, दोनों साइड एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, और ये 1 पॉइंट माइनस 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा, और डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रख के इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। एफ ऑफ 1.1, देखो हो गई वो ठीक। 1.1 स्क्वायर, इधर एक्स की प्लस 1.1 रखे, इधर भी रख दो। 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 2 डिजिट का डेसिमल लगा दो तो 1.21 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी निकाल लो, एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स के प्लस से 1 रख दो तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अपन डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकाली अपन ने 1.21 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 1 और नीचे 1.1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0.1। 1 माइनस कर देंगे 1.1 में से 0.1, इसको सॉल्व कर लो। 1 में से 1.21 1.21 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.21 आएगा। 0.21 अपॉन 0.1। आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद में डिजिट इक्वल हो जाए तो हम डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मैं एक जीरो लगा देता हूँ तो 0.21 और नीचे भी आपका 0.10, ऐसा। डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ हो गए, 2 डिजिट यहाँ हो गए तो डेसिमल से डेसिमल को उड़ा दो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं अपन अगर नंबर ऑफ डिजिट इक्वल कर दो आप तो। अब क्या हो गए, इट इज 21 अपॉन 10 और 21 को 10 से अगर अपन डिवाइड कर दे तो 2.1, इट शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डोमेन किसको कहते हैं अपन, एक्स की जो वैल्यूज रहती है, जो इनपुट अपन डालते हैं उसी को डोमेन कहते हैं। एक्स की वैल्यूज का जो सेट आएगा आपका फर्स्ट सेट, वही डोमेन रहता है। तो अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक फंक्शन डिफाइन करके दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x और प्लस 2। अब देखिए जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शनल फंक्शन दिया रहता है, अपन ने पढ़े हैं वो कौन सा फंक्शन, रैशनल फंक्शन पढ़े हैं, याद करें रैशनल फंक्शन 1 अपॉन एक्स लिए थे, वहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0 था। सारा खेल जो है वो x इज नॉट इक्वल टू 0 का था, क्योंकि डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर कभी 0 होगा तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और कभी ये 0 के इक्वल हो गई तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा, और जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा तो काय का डोमेन और काय की रेंज। यारी बात समझ में, डोमेन या रेंज कैलकुलेट करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। अगर वो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो फिर अपन उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे कैसे। तो इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखते हैं आप तो ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स is defined only for x square minus 8x plus 12 not equal to 0। f of x is defined only for, केवल इसी के लिए डिफाइन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए पूरे डिनोमिनेटर की, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। 0 से ग्रेटर हो जाए या 0 से लेस, लेकिन एग्जैक्टली 0 आ गई तो ऊपर वाले नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे अपन तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके एक्स की नॉट इक्वल टू वाली वैल्यू निकली, मतलब एक्स की ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डोमेन उसका पूरा रियल सेट लेंगे और उसमें से ये वाली दो वैल्यू हटा देंगे। ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसके मिडल टर्म को स्प्लिट कर लो
-8x को दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स 12x² होना चाहिए और प्लस करने पर -8x होना चाहिए, है ना। तो प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है, प्रोडक्ट इसका पॉजिटिव है फर्स्ट और लास्ट का, इसका मतलब दोनों नंबर प्लस वाले होंगे या दोनों माइनस वाले होंगे, लेकिन सम इसका नेगेटिव है, इसका मतलब है कि दोनों नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा अपने को। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव, लेकिन सम नेगेटिव है तो दोनों नंबर अपने को नेगेटिव। तो बताओ दो नेगेटिव नंबर ऐसे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो जाए और प्लस करने पर -8x। -6x एंड माइनस दोनों नेगेटिव लेना है। x² -2x माइनस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले 6x को फिर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 12 को देख के 6 को वहां लिख दिया है। ये 9-10 क्लास में ही पढ़ते हैं आप ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी दो दो के पेयर बना देते हैं अपन और कॉमन निकाल लो इसमें से। ये नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है, x -2, ये -6 कॉमन आ जाएगा, x -2 नॉट इक्वल टू 0। x -2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा x और ये -6 नॉट इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट वाला 0 नॉट इक्वल टू 0 और सेकंड वाला नॉट इक्वल टू 0। आइदर x -2 not equal to 0 or x -6 not equal to 0. So which implies x is not equal to 2 or x is not equal to 6। कहने का मतलब है कि डोमेन जो रहता है वो x की वैल्यू, तो अपन x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, बस ये 2 और 6 नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 6 ले लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा और फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। देयरफॉर डोमेन में ये दोनों वैल्यू आपको हटाना है। डोमेन of f is equal to r minus 2, 6। r minus 2, 6 का ये सेट वाले इसमें लिखेंगे कि 2 और 6 को आपको हटाना है r में से, बाकी आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, आप 0 भी ले सकते हैं, आप सिर्फ 2 और 6 नहीं लेना है, क्योंकि 2 और 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 6 and 2। एक्सेप्ट 6 and 2, मगर ऐसा आंसर अपने को लिख पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं है ना। आप लिखना चाहते हो अपन ने जो लिखे वो और इसका मतलब एक ही है, ठीक है, जरूरी नहीं कि अपन ऐसा लिखे, वैसा उसका मतलब भी है, हमने वर्ड्स में लिख दिया ऐसा, ऐसा कौन याद रखते बैठेगा कि ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to under root x minus 1। f of x is equal to under root x minus 1 ये एक फंक्शन है, डिफाइन करके दिया है, इसका डोमेन भी निकालना और इसकी रेंज भी निकालना है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यूज, और x की वैल्यूज रखने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो उसकी रेंज हो जाएगी। f of x is equal to under root x minus 1 ध्यान से लिखना, ये है। तो अपन f of x को y लिख लेते हैं, पता आपको, तो f of x को तो y लिख लो, ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, x minus 1। अब देखिए अपने को x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो इसके ऊपर फोकस करो। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है x minus 1, ये शुड नॉट बी लेस देन 0, ये 0 से छोटी नहीं होना चाहिए। 0 हो सकती है, 0 हो जाएगी तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 0 से ग्रेटर होगी तो भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन 0 से छोटी कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो गई तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो दैट इज x minus 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन जरूरी है यहाँ पर। अब देखना यहाँ से अपन एक रिजल्ट जैसा उस दिन निकाले थे अपन ने y के लिए, वैसे यहाँ से निकाल के रख लेते हैं, कभी काम में आ जाए, हो सकता है। अब देखो ये x minus 1 की जब वैल्यू 0 या 0 से बड़ी अपन यहाँ रखेंगे, और जब उसका अंडर रूट लेंगे तो 0 का अंडर रूट 0, और बाकी की जो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव जाएगा, है ना। तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू लेना आपने। अब यहाँ से x की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हो, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 को शिफ्ट कर दिया, बस आ गई x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। दैट इज क्या लिख सकते हैं इसको अपन, देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ f 1 को लेना है आपको, ये 1 ले लिया मैंने, और 1 से बड़ी क्वांटिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल ले लेना है।
1 लेना है और 1 से बड़ी, तो ये सेमी क्लोज्ड है, 1 इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं। डोमेन ऑफ एफ 1 कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के आगे प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के आगे हमेशा आपका स्मॉल ब्रैकेट लगता है, मतलब वो तक अपन पहुंच ही नहीं सकते। 1 ले लो और 1 से बड़ी क्वांटिटी 1.5, 1.9, 2, 2.5 सारी वैल्यू आएगी, 3, 4, 5, 6, इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो अपन पहुंच ही नहीं सकते, जितने स्टेप जाएंगे उसके आगे एक स्टेप और रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये आ गया इसका डोमेन। अब इसकी रेंज निकालना अपने को, और रेंज के लिए अपन क्या करते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, ये ले लिया मैंने फिर से। अब अपने को यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू आती है, यहाँ से x की वैल्यू निकालने, आप दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स करो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, इसका अंडर रूट हट जाएगा x माइनस 1, माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये x की वैल्यू आ गई। बट x की वैल्यू किससे ग्रेटर आ रही है, देखो x की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है ना, तो बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, वाई स्क्वायर प्लस 1, तो x के प्लेस पे ये रख देते वाई स्क्वायर प्लस 1, x के प्लेस पे वाई स्क्वायर प्लस 1 रख दो, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मैंने x के प्लेस पे यही वाली वैल्यू रख दी जो अपन ने निकाले थे, वाई स्क्वायर, मैंने ये वाली वैल्यू का यूज किया, आपको हमेशा करना पड़ेगा जब भी आपको रेंज निकालना है, तो डोमेन की वैल्यू रखने के, x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू आती है उसी को रेंज कहते हैं, तो अपन x की वैल्यू पहले निकाले थे, x इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने x की ये वाली वैल्यू निकाला यहाँ से सॉल्व करके, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, अब मैंने वो वैल्यू का यूज कर लिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। अब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगी। अब ये 1 से 1 को कैंसिल कर दो या 1 को उधर शिफ्ट कर दो आप, तो 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ट्रांसफर कर सकते हैं आप, ट्रांसफर करने में कोई वो नहीं है, दोनों साइड में अपन माइनस 1 कर देंगे तो वो हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो अंडर रूट ले लो, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो ये आ गई y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ से भी देखो y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही थी, यहाँ से भी y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यार, दोनों जगह से सेम आ रही है, इसका मतलब ये है कि यही इसकी रेंज हो गई, देयरफॉर रेंज ऑफ f y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो 0 को लेना है आपको, और 0 से बड़ी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते, 0 टू इन्फिनिटी, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ, 0 इंक्लूडेड है इसके अंदर, और 0 से बड़ी जितनी क्वांटिटी होगी वो भी सब इंक्लूडेड होगी, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ये आंसर हो गया इसके, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है डोमेन और रेंज निकालने के लिए, आप लिख लो, सब वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन पे भी, और वो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी, इस चैप्टर में यही बहुत इंपॉर्टेंट, यही आते हैं क्वेश्चन। देखिए कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये सिवा कंफ्यूजन के दूसरा काम नहीं होता है इसके अंदर, और आंसर नहीं आते। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 है, इसका डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना हमको। तो डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यूज होती है कि अपन क्या क्या वैल्यू एक्स की इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू यूज करने के बाद जो वाई की वैल्यूज आती है उसी को उसकी रेंज बोल देते हैं। ये लिखा है मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस, यहाँ देखो आप कि मॉड के अंदर x माइनस 1 है, तो आप x की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, आप 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस 1 हो जाएगा, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं आप, -2 भी रख सकते हैं। कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो आप नहीं रख सकते, कोई ऐसी वैल्यू नजर आ रही है आपको जिसको अपन इसमें यूज नहीं कर सकते, कोई ऐसी रियल वैल्यू है जिसको अपन इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, नहीं ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जिसको अपन यूज नहीं कर सकते, तो अपन सारी रियल वैल्यूज यूज कर सकते हैं, मतलब इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है। सो एफ ऑफ एक्स को वाई लिख लेते हैं अपन। अब एक्स की अपन कोई भी वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं,
तो डोमेन तो सिर्फ ये देखना रहता है कि कोई वैल्यू पर वो नॉट डिफाइंड तो नहीं है फंक्शन, तो कोई वैल्यू पे नॉट डिफाइंड है ही नहीं, ऑल रियल वैल्यूज। डोमेन ऑफ एफ जो है वो रियल नंबर का सेट हो जाएगा, पूरा का पूरा, कुछ भी ले लो आप उसमें। अब निकालना आपको इसकी रेंज। फॉर रेंज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। आपको ये मालूम है कि x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू आएगी, तो जो y की वैल्यू आएगी वही अपना इसका रेंज हो जाएगा। तो अब देखो, आपने अगर x की रियल वैल्यू रख सकते हो, अगर 1 रख दी x की वैल्यू, ये 1 माइनस 1 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, आएगा। अगर आपने 2 रख दिए तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1 को मॉड के बाहर करेंगे तो 1। आपने 3 रख दिए तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 को मॉड के बाहर करेंगे तो 2। अब मान लीजिए आप माइनस 1 रखते हैं एक्स के प्लेस पे, ये मॉड ऑफ माइनस 2 होगा। आपको मालूम है मॉड का साइन क्या करता है, माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो मॉड 2 हो जाएगा, मॉड 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। आपने की वैल्यू अगर माइनस 2 रख दी तो मॉड ऑफ माइनस 2 माइनस 1 मॉड ऑफ माइनस 3 हो जाएगा। फिर से ये मॉड का साइन क्या करेगा, माइनस के साइन को कंज्यूम कर ले, तो मॉड ऑफ 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ 3 को आप 3 बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं, चाहे 0 रख रहे हैं, चाहे कुछ भी रख रहे हैं, आपको बाहर आके वैल्यू कैसी मिल रही। अगर आपने x इजिकल टू 1 रखे तो 0 मिल जाएगा, 0 मिल रहा, या फिर आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही, नेगेटिव क्वांटिटी आपको मिल ही नहीं रही, मिनिमम 0 मिल रहा, और फिर 0 से बड़ी मिल रही, 2 मिल रही, 1 मिल रही, 3 4 5, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 0 से बड़ी, देख रही है आपको। तो इसको y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो फॉर ऑल रियल x, और x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, रियल है अपने पास में x डोमेन, तो y की वैल्यू या तो 0 मिलेगी या 0 से ग्रेटर मिलेगी। तो देयर रेंज ऑफ f क्या हो गया, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 को इंक्लूड करना है और 0 से बड़ी क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल का यूज कर लेंगे। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, देख रहा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, 0 इंक्लूड है इसके अंदर, और 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 कुछ भी, 0 से बड़ी 0.1 भी आ जाएगा, 0.2 भी आ जाएगा, 0.3 0.9 सब आएंगे इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा, इसलिए वहां पे हमने ओपन इंटरवल लगाया। तो ये इसकी रेंज होगी। आंसर चेक कर लो, डोमेन रियल नंबर है और रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, उसने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लिख दिया उसको, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो 0 आ गया उसके अंदर, तो 0 नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव बोल सकते 0 को, 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव 0 को बोल सकते, 0 इंक्लूड है, और बाकी के नॉन नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव ना हो, तो अपन ने 0 कॉमा इन्फिनिटी लिख दिए, सेमी क्लोज्ड इंटर। अपना भी आंसर ठीक है और उसने जो लिखा वो भी ठीक है, इसका मतलब भी वही है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से ही बोलते हैं उसको, ये जो लिखा है ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर से बोलेंगे। 0 जो है वो नेगेटिव नहीं है, 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव वर्ड यूज कर लो तो 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है वो और नेगेटिव भी नहीं है, इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से, सारे के सारे नॉन, 0 भी नॉन नेगेटिव है, 0 से बड़े जितने होंगे वो सब नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है, आप ऐसा लिख। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 6 क्वेश्चन, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम x कॉमा एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो x दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, x रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर, सब जगह रियल नंबर लेना आपको, 0 ले सकते हैं, 0 से ग्रेटर, 0 से लेस, कुछ भी रियल नंबर ले सकते। बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, अपन r टू r बोलते हैं, इसको r इंटू आर भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं और इंटू भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता, कभी कभी इंटू लिख देता है वो और कभी कभी 2 लिख देता है, मतलब फर्स्ट सेट रियल नंबर का है और जो कोडोमेन वाला सेट है वो भी रियल नंबर का। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करना है। तो अभी ये जो आपका एफ दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये जो एफ है ये अपना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिख रहा है ना, ये एक्स है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये जो है जिसमें x बिलोंग्स टू r है, ये एक फंक्शन है r टू r, तो हमको इसकी रेंज कैलकुलेट करना है। तो रेंज ऑफ एफ होता क्या है, रेंज ऑफ एफ होता क्या है,
रेंज ऑफ एफ, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट रहता है उसी को रेंज बोलते हैं। यहाँ पे इसने इसको फंक्शन बोल रहा है ये, तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है इसका सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। जैसे कोई फंक्शन भी रहता है तो 1,2 रहता, एफ फंक्शन है तो 1,2, 2,3, 3,4, तो जो सेकंड एलिमेंट रहता है वो इमेज रहती है उसकी, और इमेजेस का सेट बना दो तो वो रेंज हो जाती है। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है, तो उसका जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट रहेगा उसी को हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना कि जो ऐप है वो क्या हो सकता है अपना। ये ऐप अगर अपन बनाए यहाँ पर, अगर अपन x की वैल्यू 0 ले लें, रियल नंबर ले सकते हैं अपन कुछ भी 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। रखो आप ऑर्डर्ड पेयर में x के प्लेस पे 0, तो 0,0 आ जाएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आएगा 1/2। देखो यहाँ पे आपने 1 रखे, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 हो गया। अगर आपने 2 रख दिए x के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर 4/5, नीचे 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। अगर आपने 3 रख दिए x के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और ये 9 + 1 10। अगर आपने माइनस वाली वैल्यू रख दी है, आपने -1 रख दिया, रियल वैल्यू है x, माइनस भी रख सकते हो, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। तो ऐसा अपन कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसी चीजें अपने को मिलेगी ना, x की रियल वैल्यू रखने से अपने को ये चीजें मिलेगी। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसका रेंज निकालने के लिए हमको करना क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने बनाया इसका सेकंड एलिमेंट आपको ढूंढना है। तो वो सेकंड एलिमेंट क्या है, ये बहुत गजब की चीज है। यहाँ पर देखो, एक तो 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 आ जाएगा अपना। अगर अपन 0 रखेंगे तो 0 को, तो 0 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, 0 स्क्वायर 0 अपॉन 1 + 0 तो 0। फिर ये 1/2 है, फिर ये 4/5 है, फिर ये 9/10 है, फिर ये 1/2 है। तो ये 0 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को आप नोटिस करो, ये वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ये वैल्यू 0 के इक्वल है नहीं है। ये वैल्यू 1 के इक्वल है नहीं है। ये वैल्यू 1 से छोटी है। देखो 1/2 कितना होगा, 0.5 होगा, 4/5 कितना होगा, 0.8 होगा, 9/10 कितना होगा, 0.9, 1/2 0.5। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, क्या दिख रही है सारी वैल्यूज, ये 1 से छोटी वैल्यूज है। कितना भी ले लो आप, तो क्यों क्यों 1 से छोटी वैल्यू आ रही, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर हो रहा है, नीचे 1 + x स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है सेकंड एलिमेंट। तो हम इसकी जो रेंज है उसको 0,1 और ये ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल लगाना पड़ेगा। मतलब 0 तो आ रहा है, x = 0 रख देंगे तो 0 आएगा, लेकिन आप 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। तो अब इसके अंदर सारी वैल्यू आ गई है, ये जितनी वैल्यू आप रखेंगे ना ये सब आ गई इसके अंदर, सब 1 से छोटी है। देखो इसका मतलब है 0 इंक्लूड है इसके अंदर, और 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी है ये 0.5, 0.8, 0.9, 0.5, जितनी आएगी सब 0 से बड़ी रहेगी, और 1 से सबकी सब छोटी है, ये 1 इंक्लूड है ही नहीं इसके अंदर। तो 0,1 सेमी क्लोज्ड इंटरवल में ये होगा भैया इसका रेंज। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है आपको इसको। अपना जो फंक्शन गिवन रहता है अपने को, उसमें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो जो सेकंड एलिमेंट रहता है वही तो इमेज रहती है उसकी।
और जितनी इमेजेस रहती है उसके सेट को रेंज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इमेज क्रिएट कर दिया है सब। सेकंड एलिमेंट एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 ऐसा रखे, तो ये सब इमेज आ गई। तो एक वैल्यू 0 मिली, बाकी हमने सारी वैल्यूज को स्टडी अगर करें 1/2 4/5 9/10 1/2, तो ये सारी वैल्यू को यदि आप नोटिस करेंगे तो ये 1 से छोटी वैल्यू आई। कोई भी ले लो आप, 100 भी अगर आपने रख दिया ना यहाँ पर, 10 रखो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, नीचे ये 100 +1 तो 101, 100 को जब 101 से डिवाइड करेंगे तो आपकी 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी आई, 0 से बड़ी और 1 से छोटी आई। ठीक है, कुछ नहीं समझना आपको, सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है, और जो इमेजेस का सेट रहता है उसी को तो अपन रेंज बोलते हैं ना। अभी देखो अपन इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए फंक्शन के, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाते हैं आपको। एक मिनट हम आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स है इसके ऊपर वाला जो ये वाले, देखो ये फंक्शन था आपका, ये है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म फंक्शन थे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में लिखे डोमेन की प्लेस पर, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये को डोमेन वाले सेट में चले गए। तो ये इससे जो रिलेटेड एलिमेंट्स है आपकी, यही तो इमेजेस है, और इन इमेजेस का जो सेट रहता है उसी को रेंज कहते हैं। तो वो उसने यहाँ पे क्या किया, ऐसे एलिमेंट ना दे के उसने इसके प्लेस पे ये वाला एलिमेंट दे दिया उसने, ये वाला एलिमेंट दे दिया उसने। इसमें एक्स की रियल वैल्यू रखते जाओ आप, ये वाले सेकंड एलिमेंट की वैल्यू आती जाएगी, और इस सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा ये आपका रेंज हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कुछ वैल्यू लिया है इसमें, 0 1 2 3 -1 कुछ भी वैल्यू रख ली थोड़ी बहुत। तो सारी वैल्यू को यदि नोटिस करो तो एक वैल्यू 0 आ रही है, और बाकी की जो वैल्यू आ रही है वो सब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 से बड़ी आ रही है और 1 से छोटी आ रही है। तो मैंने 1 0 1 और ये क्लोज सेमी क्लोज्ड इंटरवल ले, सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि 1 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ी क्वांटिटी इंक्लूडेड है, और 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से छोटी क्वांटिटी इंक्लूड है, ये सब 1 से छोटी क्वांटिटी ऐसा लिख के, ये आपके रेफरेंस के लिखा है 0.5 0.8 0.9 0.5 7 नंबर का क्वेश्चन, ये सम और डिफरेंस वाला है, इसको नहीं करना अपने को, ये हट गया आपके सिलेबस से, क्वेश्चन कॉपी कर दिया मैंने, हटा दिया ना, बहुत सिंपल को एफ प्लस जी एफ माइनस जी निकालना था आपको, सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट, इसको छोड़ो। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ये जेड टू जेड पर डिफाइंड फंक्शन है, मतलब फर्स्ट साइड जेड का इंटीजर का और सेकंड साइड पे इंटीजर का है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, तो डिटरमाइन ए एंड बी, तो ये जो ए और बी इंटीजर है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, सीधी वैल्यू निकल जाएगी इनकी। देखिए एफ जो गिवन है उसको ले लेता हूँ मैं पहले, 1 2 3 0 -1 और -1 3, और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू रहती है वो डोमेन रहता है, तो हम ये वाली वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, एक्स इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं और एक बार एक्स इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना आपको, ए और बी की, दो कांस्टेंट दो अननोन क्वांटिटी, तो दो वैल्यूज रखेंगे अपन एक्स के प्लेस पे, तो ए और बी की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो मैं पुट एक्स इज इक्वल टू 1 रखता हूँ और 2 रखता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी। अब देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ये ना एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना 1 है, लिख दो 1, एक्स के प्लेस से 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी इमेज 1 दी हुई है, तो एफ ऑफ 1 आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी को इस साइड लिख लो, एक इक्वेशन बन गया है, इसको 1, इसको एक इक्वेशन दे दो, ऐसे ही पुट एक्स इज इक्वल टू 2 रख दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 रख दो 2,
तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2a इंटू 2 प्लस बी, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू देख लो आप, ये एफ ऑफ 2 है, इसकी इमेज कितनी दिख रही है आपको 3, तो एफ ऑफ 2 के प्लेस पे रख दो 3, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी को इस साइड लिख लो इज इक्वल टू 3। इसको दे दो सेकंड इक्वेशन, बस ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो देखो सेकंड इक्वेशन में प्लस बी है और इसमें प्लस बी है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, और उसको उठा के रख देंगे तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। सेकंड में से फर्स्ट या फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर लो, मैं सेकंड में से फर्स्ट को करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, पहले सेकंड इक्वेशन को लिख लो, 2a प्लस बी, 10th क्लास में थे ना ऐसे, और ये a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे तो उसके साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, ये माइनस और ये माइनस, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप ऐसे। उसके बाद पॉजिटिव बी नेगेटिव बी गेट्स कैंसल, 2a माइनस ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, ये एक आंसर आ गया। ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्वेशन फर्स्ट, कहीं भी लिख दो, आगे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 को इधर शिफ्ट करो -2, सो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। देख लो भाई आंसर a और b की वैल्यू, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -1, कहीं से भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, मैंने स्टार्टिंग की दो वैल्यू रख दी है बस। ये x इज इक्वल, आपने अगर 0 रख दिए और -1 रख दिए तब भी वो है, कोई भी दो वैल्यू रखना आपको, लेकिन x की रखना है और y की आपको मिलेगी, उसका यूज कर लेना है, कोई भी रखेंगे तो आंसर यही आएगा, किसी से भी करो आप, आंसर देख लो, किसी को भरोसा ना हो तो वो करके देख ले दूसरी वैल्यूज रख के। 8 नंबर का क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, a is equal to 2 and b is equal to -1, let r be a relation from n to n defined by r a comma b such that a comma b belongs to n and a is equal to b square, are the following true। तो क्या ये नीचे वाले है ये ट्रू है, ये एक्चुअली 12th क्लास का क्वेश्चन है, 12th क्लास में आएगी ऐसी चीजें, ऐसा रिलेशन के अंदर आएगा। पहली जो कंडीशन है वो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n रहता है, तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरी वाली जो कंडीशन दी हुई है आपको a कॉमा b बिलोंग्स टू r इजिकल टू b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। और ये तीसरी वाली कंडीशन रहती है a कॉमा b बिलोंग्स टू r और b कॉमा c बिलोंग्स टू r रहता है, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो जाए तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, पहला रिफ्लेक्सिव दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिट, लेकिन आपको वहां नहीं जाना, वो 12th में बताएंगे आप। तो जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई कर, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, आर को एन टू एन डिफाइन किया गया, मतलब फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर का है और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर का, और आर ये दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर से लेना है बी भी नेचुरल नंबर से लेना, और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये डिफाइन करके दिया उसने, ए बी स्क्वायर के इक्वल है, आर द फॉलोइंग ट्रू। तो क्या ये नीचे के जो तीन पार्ट दिए ये ट्रू है या नहीं, हम वन बाय वन इसको चेक करते हैं, देखिए बहुत आसानी से चेक हो जाएंगे। पहले मैं आर को लिख लेता हूँ, आर इज द रिलेशन ऑफ ए कॉमा बी such that AB belongs to N and A is equal to B square, ये है कंडीशन, A is equal to B square, A और B तो नेचुरल नंबर है। अब इसके बेस पे अपने को ये पहला वाला चेक करना है ये ट्रू है या नहीं। तो फर्स्ट क्या है, A कॉमा A belongs to R for all A belongs to नेचुरल नंबर, ए को अगर नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो ये ट्रू है या नहीं। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अपने पास जो सोर्सेस है क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर
इज इक्वल टू देन ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ऐसा दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर लेंगे अपन तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लेंगे तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर यहां से। लेकिन अपने को जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर है वो ए कॉमा ए है, मतलब ए के प्लेस पे तो ए है, बी के प्लेस पे भी आपको ए रखना है। तो क्या करो, इसको रिप्लेस बी बाय ए, रिप्लेस बी बाय ए, बी को ए से रिप्लेस कर दो। तो बी से जब ए को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब बताओ ये ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ट्रू है या फॉल्स है? बी को अपन ने ए से रिप्लेस कर दिए। अब ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर हो सकता है क्या? ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए नहीं हो सकता। ऑल नेचुरल नंबर के लिए केवल ए इज इक्वल टू अगर अपन 1 यूज करें, केवल अगर अपन ए इज इक्वल टू 1 यूज करें तो 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अपन ने 2 ले लिया, 2 भी नेचुरल नंबर, तो यहाँ 2 रखे और इधर 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल n belongs to natural number, it is only true for a is equal to 1। तो इसको हम लिख देंगे देन a comma a does not belong to r, यहाँ लिख देते हैं इसका रीजन, it is true only for a is equal to 1 belongs to natural number। ये केवल 1 इज इक्वल टू n के लिए ट्रू है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इट इज ट्रू ओनली फॉर a इज इक्वल टू 1। बाकी 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। और जब ये दोनों चीज इक्वल नहीं आएगी तो हम इसको बिलोंग्स टू आर नहीं लिख सकते। और अपने को यही चेक करना था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं, तो ए कॉमा ए आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको लिख देंगे अपन क्या, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। ये ट्रू कब होता है? जब ये बिलोंग टू आ जाता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आ जाता है। समझ में आ रही बात आपको? और कोई एग्जांपल से भी अपन देख सकते थे, सिंपल लिख दिया हमने, ऐसे ही हम 12th क्लास में भी करते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर b को a से रिप्लेस क्यों करे भाई? क्योंकि अपने को जो ऑर्डर्ड पेयर ये a कॉमा b पे डिफाइंड है, अपने को ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा a चाहिए। तो a कॉमा a कब आएगा? जब b को अपने b के प्लेस पे भी अपने को a चाहिए, इसलिए मैंने b को a से रिप्लेस कर दिया। a और b दोनों नेचुरल नंबर है, रिप्लेस कर दिया मैंने, तो a इजिकल टू a स्क्वायर आया। तो अब a इजिकल टू a स्क्वायर 1 के लिए तो ट्रू है, लेकिन बाकी क्वांटिटी के लिए ट्रू नहीं है, तो ये डज नॉट। अगर ये सबके लिए ट्रू रहता तो ये बिलोंग्स टू आर आ जाता, तो ये ट्रू हो जाता। सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड क्या है अपना? सेकंड है ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, ये जो साइन लगाया मैंने एम्प्लाइज ही है, ये एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू, इसको चेक करना अपने को ट्रू है कि नहीं। तो फिर अपने पास में वही कंडीशन है, जो कंडीशन है वही ले लो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है अपने पास में, और इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है? एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है, दिया है ना, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब अपने को इसको करना क्या है? बी कॉमा ए करना है अपने को, बी कॉमा ए करना है ना। तो इसको अगर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिखें, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया और ए को अपन इधर लिख सकते हैं। अब b इज इक्वल टू अंडर रूट अगर अपन लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आ जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए था? अपने को चाहिए था कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर चाहिए था। अगर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाता, ये हो जाता। लेकिन अपना क्या आ रहा? अपना आ रहा b इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अपने को चाहिए क्या था? b इज इक्वल टू ए स्क्वायर चाहिए था। अगर अपन इसका स्क्वायर करें तो ये तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये a ही होगा आपका। अपने को देखो, जैसे ये a इज इक्वल टू बी स्क्वायर ट्रू है, इधर की क्वांटिटी सिंपल होना चाहिए, इधर स्क्वायर दिखना चाहिए उसका, तो वो ट्रू है। तो अब अपने पास में a इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, हमने ये बी स्क्वायर को पहले लिख दिए
और ए को इधर लिख दिया, ऐसा लिख सकते अपन, ए स्क्वायर की वैल्यू बी के इक्वल और बी स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब अपने को यहाँ पे पहली वाली जो वैल्यू है अपनी इधर वाली, ये विदाउट स्क्वायर वाली है, तो मैंने अंडर रूट लिया तो ये बी हो गया, और इसका अंडर रूट लिया तो ए स्क्वायर आ गया। अब ये डज नॉट बिलोंग टू बी कॉमा ए, डज नॉट बिलोंग टू आर। ये बिलोंग कब करता, ये बिलोंग जब करता जब b इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता, तो b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको तो ऐसा लिख दो, b इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो b क्या हो जाएगा, b अंडर रूट ए के इक्वल आएगा। अगर अपन अंडर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आएगा। अपने को क्या चाहिए था, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आएगा, तो b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर कभी आता तो हम इसको b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिख देते, तो ये भी आपका ट्रू नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए आया, इसका मतलब ये है कि b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। b इज इक्वल टू क्या आ रहा, b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आ जाएगा, यहाँ पे और लिख दो अपन चाहे तो, सिंस b इज इक्वल टू अंडर रूट ए आ रहा है, अपने को b इज इक्वल टू ए स्क्वायर चाहिए था, इसलिए b इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे ही b इज इक्वल टू ए स्क्वायर आता तो फिर हम बोल सकते थे कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और a कॉमा बिलोंग्स टू r रहता तो वो ट्रू रहता, सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब एक थर्ड है इसका, थर्ड वाला है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, एम्प्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, एम्प्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ये अब ये ट्रू है या नहीं, ये अपने को देखना है। तो देखो अपने पास जो डेफिनेशन है उसी को लेते हैं अपन। क्या डेफिनेशन अपने पास, a कॉमा b बिलोंग्स टू r अगर रहता तो इसकी डेफिनेशन अपने को गिवन है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये गिवन है ना, देख लो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन देख लो, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a कॉमा b रहता बिलोंग्स टू r, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर रहता। इसको एक इक्वेशन दे दो। अब b कॉमा c, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो पहली क्वांटिटी है b और दूसरी क्वांटिटी c, तो इधर क्या हो रहा, पहली क्वांटिटी एज इट इज आ रही और दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अब यहां से दोनों साइड का स्क्वायर करके b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 हो जाता है, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो आप। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, b स्क्वायर दोनों b स्क्वायर के प्लेस पे सी रेज़ टू 4 रख दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये भी नहीं आएगा ट्रू, a इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4। अब a इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 का मतलब है कि a इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, a इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 तो ज्यादा हो गया ना, अपने को a इज इक्वल टू सी स्क्वायर चाहिए था। अगर a इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाता तो हम बोल सकते थे कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो इसको अपन लिख सकते हैं a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू r, डज नॉट बिलोंग टू r। तो ये भी आपका ट्रू नहीं हुआ। ये ट्रू कब होता, जब आपका a इज इक्वल टू सी स्क्वायर आता, लेकिन ये क्या आ रहा अपना, a इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आ रहा। तो मैंने क्या किया, इसको a इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा, b कॉमा सी को b इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखा। अब ये b स्क्वायर की वैल्यू रखना मुझे, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये b स्क्वायर हो गया और ये सी स्क्वायर का सी रेज़ टू 4 हो गया। अब ये वाले b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दिया तो a इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 आ गया। अपने को चाहिए a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, विच एम्प्लाइज a इज नॉट इक्वल टू सी। अगर a की वैल्यू निकाल रहे थे सी रेज़ टू 4 आ रही, अपने को a की वैल्यू सी स्क्वायर चाहिए थी, तो ये डज नॉट इक्वल टू आया, इसका मतलब है a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। तीनों भी ट्रू नहीं है भैया, तीनों भी ट्रू नहीं। देख लो आंसर देख लेते हैं एक मिनट। ये रहा 9 नंबर का क्वेश्चन, नो 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 नो, एन ओ नो बोल दिया उसने। लेट ए 1, 2, 3, 4
और बी 1,5,9,11,15,16 एंड एफ इज द सेट ऑफ एफ एक फंक्शन दिया हुआ है आपको या रिलेशन जो भी है 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11 आर द फॉलोइंग ट्रू। तो ये ट्रू है या नहीं है। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ ए से बी के ऊपर रिलेशन है, चेक करना अपने को। और सेकंड, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या एफ ए से बी के ऊपर फंक्शन है। जस्टिफाई योर आंसर, दोनों केसेस के अंदर आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं कि बोल दिए फर्स्ट वाला रिलेशन है और फंक्शन नहीं है और सेकंड वाला फंक्शन है रिलेशन है, ऐसा नहीं, आपको जस्टिफाई करके उसका जवाब देना है। तो चलिए हम पहले इसको एफ इज अ फंक्शन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन है या नहीं है पहले हम ये चेक करेंगे। तो मैं जो गिवन सेट है उसको ले लेता हूँ। ए जो सेट है इसके एलिमेंट्स है 1,2,3,4। बी जो सेट है इसके एलिमेंट है 1,5,9,11,16 है ना। एंड एफ भी आपको गिवन है, क्या है 1,5, 2,9, 3 भी है इसमें और कोई चीज छूट नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। 3,1, फिर 4,5 एंड 2,11 ना, ऐसा। अब हमको बताना है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ जो है वो ए से बी के ऊपर रिलेशन है या नहीं। तो आप याद करो कि हमने जब रिलेशन को डिफाइन किए थे तो हमने रिलेशन को ऐसा डिफाइन किए थे कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट अगर आर है, सबसेट मतलब पहले ए क्रॉस बी वाला सेट आपके पास रहता, उसमें से कुछ एलिमेंट लेके यदि आप आर वाला सेट बन जाता है आपका, वो जो एलिमेंट आएंगे वो ए क्रॉस बी में से ही आना चाहिए, उसके बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, तो वो उसका रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट है अपना एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये वाला अपने को चेक करना है। तो इसके लिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपने को निकालना पड़ेगा। फिर ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट उन्हीं में से अगर ये एलिमेंट रहते हैं आपके तो ये उसका रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा। पहले ए सेट लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 क्रॉस, फिर बी सेट लिखता हूँ 1,5,9,11,15,16 है ना। चलिए अब आराम से आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको इसके अंदर ये भी अपन पहले ही पता लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4 इसके अंदर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। 24 ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, तो सीक्वेंस में लिखते चलूंगा। पहले 1 को लिखता हूँ मैं सबके साथ, 1,1, फिर 1,5, फिर 1,9, 1,11, 1,15, 1,16 एक। आप 2 को सबके साथ लिख लो, 2,1, 2,5, 2,9, 2,11, 2,15, 2,16। अब 3 को भी सबके साथ लिख लो, 3,1, 3,5, 3,9, फिर 3,11, 3,15, 3,16। 3 के बाद 4 को भी लिख लो, आखिरी खत्म। 4,1, 4,5, फिर 4,9, 4,11, 4,15 एंड 4,16। बेटा इसको काउंट करके देख लो, दे शुड बी
एग्जैक्टली 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20। हाँ ठीक है भाई, है 24 है पूरे। ये हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कि अब अपना जो ऐप है इसके अंदर देखो एलिमेंट्स 1,5 है ना, 1,5 है। अब इसमें ढूंढो 1,5 है। फिर 2,9 है इसमें, 2,9 भी इसमें है। 3,1 इसमें, 3,1 ये रहा 3,1। फिर 4,5 ये रहा 4,5 और 2,11। 2,11 कहाँ गए रे, ये 2,11 आगे पीछे लिख सकता है वो। तो ऐप के सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना। तो क्लियरली देखो, क्लियरली एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। एफ जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, और जब कोई भी चीज ए क्रॉस बी का सबसेट रहती है तो वो एक रिलेशन हो जाता है। देयरफॉर एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है भाई वो ए से बी के ऊपर एक रिलेशन तो है। आंसर दिखा देते हैं हम आपको इसका। इनका फर्स्ट पार्ट यस, यस बोल रहा है ना, मतलब है रिलेशन। दूसरा वाला नो बोल रहा है, नो मीन्स फंक्शन नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेकंड वाला चेक करना अपने को, नहीं बोल रहा। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो ए से बी के ऊपर एक फंक्शन है। तो अब याद करो फंक्शन कैसा रहता है। फंक्शन के लिए हम दो सेट बनाते हैं। जो फर्स्ट सेट रहता है उसका हर एक एलिमेंट कंज्यूम हो जाना चाहिए, ऐसा पता लगाते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट की सेकंड सेट में सिंगल इमेज होना चाहिए। अगर सिंगल इमेज होगी तो फंक्शन होगा। दो सेट है अपने पास, बना लो इसका। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4 है। बी सेट के अंदर एलिमेंट थोड़े ज्यादा है, छोटा बड़ा बना सकते हैं अपन। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी के क्या है, बी के 1 5 9 11, 1 5 9 11 15 16, 15 और ये 16। अब देखो कौन सा किससे कनेक्टेड है। जो ऐप है उसको देखो 1 5 से कनेक्टेड है, 1,5 है। 1 को 5 से कनेक्ट करो भाई, करो 1 को 5 से कनेक्ट। ये कर दिए 1 को 5 से कनेक्ट। उसके बाद 2 जो है वो 9 से कनेक्टेड है, 2 को 9 से कनेक्ट कर लो। उसके बाद 3 जो है 1 से कनेक्टेड है, 3 को 1 से कनेक्ट कर लो। उसके बाद 4 5 से कनेक्टेड है, ये 4 5 से कनेक्टेड हो गया। और एक और है 2 11 से कनेक्टेड है, 2 11 से कनेक्टेड है। तो देखने से ही पता चल रहा है आपको कि इधर के सेट का हर एक एलिमेंट कंज्यूम तो हो गया, लेकिन एलिमेंट 2 की एक इमेज 9 भी हो गई और एक 11 भी हो गई। 9 और 11 है ना, एक की दो इमेज नहीं होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। तो एलिमेंट 2 हैज टू डिफरेंट इमेजेस 9 एंड 11, अपने को सिंगल इमेज, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, लिखते हैं इसको क्लियरली। द एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 of set A has two different images, has two different images, क्या क्या है, 9 and 11, different images
9 and 11 in set B। अगर सिंगल इमेज रहती तो हम फंक्शन बोलते, देयरफॉर f is not a function। यहां से ये f को हटा दो यार, इसको मत कनेक्ट करो, वो फंक्शन रहता जब करते हैं। f is not a function from a to b। a से b के ऊपर f जो है वो फंक्शन नहीं है। ऐसे चेक करना भैया आपको, पुराना सब याद रखना। देखो हम कैसे याद रखते कि रिलेशन क्या था, लेकिन आपको पुरानी चीजें याद रखना पड़ा। अगर आप पुरानी चीजें भूल गए, रिलेशन को भी आपने फंक्शन से ही चेक कर डाले और फंक्शन को फंक्शन से चेक कर ही रहे, तो फिर चीजें सही नहीं होगी। ठीक है, तो पुरानी चीजें याद रखना और नई चीजों पे काम करना, इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अलग से कुछ नहीं रहता है। मैथमेटिक्स सिर्फ दो चीजें होती है, एक पुरानी बातों को याद रखो और नई चीजों में उन पुरानी चीजों को इम्प्लीमेंट करो। बस मैथमेटिक्स अपने आप रन होता है, अपने आप रन होता है। अब इसमें से एक भी चीज अगर आपने इधर उधर करे, पुरानी चीजें याद नहीं रखे, तो नया आपसे चलेगा नहीं। पुरानी चीजों को नई चीजों में अगर इम्प्लीमेंट बराबर नहीं करे आपने, तो भी नहीं चलेगा। तो मेन जो चीज है वो पुरानी पुरानी चीजें है, पुरानी चीजें आपको आना चाहिए। पुरानी चीजें बोले तो रिलेशन जब तक नहीं आएगा तो अपन फंक्शन को तो अपने रिलेशन से ही डिफाइन किए, रिलेशन का भी ध्यान रखना है और फंक्शन का भी ध्यान। नई नई चीजें आगे जुड़ती जाएगी, आप पुरानी बातों को भूलना नहीं। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ जो है वो जेड क्रॉस जेड का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एफ इज अ रिलेशन। ठीक है, जेड भले इनने एफ लिखा है लेकिन वो है रिलेशन। डिफाइंड बाय एफ is equal to is the set of all a comma b, a b comma a plus b where a comma b belongs to z। a b है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का और सेकंड एलिमेंट है a प्लस b, और a और सच दैट a और b दोनों इंटीजर। आगे बोल रहा है इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। तो क्या ये f z टू z का फंक्शन है? z टू z का सबसेट मतलब रिलेशन तो है, तो आपको ये पता लगाना है कि क्या f इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अपने को काम किस पे करना है, फंक्शन के ऊपर करना है। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लियर ये हो जाता है कि एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, मतलब एफ जो है वो एक रिलेशन दिया है और उस रिलेशन को ऐसा डिफाइन करके दिया। तो अब आपको पता लगाना है कि ये जो एफ है ये जेड टू जेड के ऊपर इंटीजर टू इंटीजर ये एक फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस रिलेशन को लिख लेता हूँ एफ को। एफ जैसा कि बने वैसे ही ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड बोले तो इंटीजर, इंटीजर का सेट है जेड। तो अब यहां पर देखो जेड इंटीजर है, तो कोई चीज फंक्शन कब होती है, जब फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट की सेकंड सेट में एक ही इमेज होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई, डबल इमेज होगी, तो फिर वो फंक्शन नहीं रहता। अब यहाँ पर मैं ए और बी कोई तो इंटीजर ले लेता हूँ। देखो अपन यहाँ पर कोई भी दो इंटीजर ऐसे सपोज करो कि जिनका प्रोडक्ट और जिनका सम इक्वल होता है। सोचो ऐसे दो इंटीजर सोच के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करे और जिसको प्लस करे तो एक जैसा हो सकता है कि कोई ऐसे दो नंबर। हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 6। ए को मैं 1 ले लेता हूं और बी को मैं 6 ले लेता हूं, है ना। एक नंबर अपन ने ये लिया था। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 ऐसा हो जाएगा, होगा ना ऐसा। ऐसा लिया मैंने, इंटीजर है, देखो 1 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है, दोनों का प्रोडक्ट ये भी हो गया, दोनों का सम हो गया। और कोई नंबर अपन ऐसा ले लो, यहाँ पे प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो प्रोडक्ट 6 वाले 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। ऐसा लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखना इसको अपन और ऐसा लिख सकते हैं,
अब इसको अपन और ऐसा लिख दें, ये हो गया आपका 6 बन जा 6 और ये हो गया 7 और ये 2 3 जा 6 और 3 + 2 5। मैंने यहाँ पे क्या किया कि दो क्वांटिटी को एक जैसा दिखाया, ये 6 और ये 6 फर्स्ट एलिमेंट है ना। इस 6 की इमेज जो है, इस 6 की इमेज 7 हो रही है और इस 6 की इमेज 5 हो रही ना। तो अब अगर अपन इस पे जाते हैं, इस पे एरो डायग्राम पे अगर अपन जाते हैं तो फर्स्ट सेट के अंदर क्या एलिमेंट हुआ, एक ही हुआ 6, एक इंटीजर लिया अपन, और भी ले सकते हैं अपन, बहुत सारे इंटीजर का सेट है, पूरा पूरा इंटीजर का सेट है, ये भी पूरा इंटीजर का सेट है, मैंने एक ही लिया है। और इधर एक आ रहा आपका 7 और एक आ रहा आपका 5। तो अब देखो 6 की इमेज जो है वो 7 आ रही है ना, और 6 की इमेज ही 5 भी आ रही, दो इमेज आ रही ना एक एलिमेंट। तो ऐसी और बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो किसी चीज को गलत साबित करने के लिए एक चीज सफिशिएंट है कि 6 एक ऐसा एलिमेंट है, 6 एक ऐसा इंटीजर है जिसकी एक इमेज 5 है और एक इमेज 7, और जबकि अपने को चाहिए क्या, 6 की सिंगल इमेज चाहिए, इसकी दो इमेज आ रही है ना, ये Z है ये Z। इसमें और बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं आगे, अपने लिए नहीं है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, सिर्फ एक बताने के लिए, वो बहुत बड़ा सेट है वो तो इंटीजर का है ना। इंटीजर में पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, कुछ भी आएगा वो तो क्लियरली एलिमेंट 6 belongs to integer of first set Z has two different images, has two different images, different images 5 and 7, both belongs to integer, दोनों integer से belong कर रहे हैं second set से, has two different images 5 7 belongs to Z in set B. Therefore f is not a function, f is not a function from Z to Z। ये Z to Z के ऊपर एक फंक्शन नहीं है, Z to Z के ऊपर क्वेश्चन फिर से देख लो आप, a प्लस बी, ए बी और a प्लस बी, ए और बी दोनों इंटीजर थे, तो हमको बताना था कि f इज f अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z, तो मैंने f लिखा था यहाँ पर। अब a और b कोई तो इंटीजर लेना है, मैंने a को 1 और b को 6 ले लिया, तो 1 + 6 हो गया, a को 2 और b को 3 ले लिया मैंने, तो ये 6 हो गया, तो 2 + 3 कर दिया। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, सिर्फ दो ही लिखा है, इन्फिनिट एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि 6 की एक इमेज 7 भी हो गई, 6 की एक इमेज 5 भी हो गई, ये 6 ये 5 और 7, 6 की इमेज ये भी हो गई, ये भी हो गई। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियरली एलिमेंट 6 बिलोंग्स टू Z, ये 6 जो है ये Z से बिलोंग कर रहा है। अब फर्स्ट सेट Z हैज टू डिफरेंट इमेजेस 5 7 इन Z, ये भी Z से बिलोंग कर रही 5 7 इन सेट भी, देयरफॉर f इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम Z to Z। आंसर इसका नो। ये रहा आपका 11 नंबर का आंसर, नो। आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर, लेट A 9, 10, 11, 12, 13 and let f is a function from a to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n। f of n को उसने कैसे डिफाइन किया है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो फाइंड द रेंज ऑफ f, तो आपको f की रेंज फाइंड आउट करना है। देखिए मैं लिखता हूँ, पहले a सेट को लिख देता हूँ, 9 10 11 12 और 13, ये a सेट था। और f एक फंक्शन उसने सपोज किया कैसा, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू n। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन वाला a सेट है, कोडोमेन वाला n सेट है, डिफाइंड बाय f of n is equal to the highest
प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको लिखना है। तो हमको निकालना क्या है, एफ की रेंज निकालना है। तो आपको ये मालूम है, जैसे ये एफ ऑफ एन लिखा हुआ है ना, जैसे एफ ऑफ एक्स रहता है इजिकल टू वाई रहता है ना, तो अपन ये y को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, और x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। x की वैल्यू अपन यहाँ रखते जाते हैं, y की वैल्यू अपने को मिलती जाती है, तो जो y की वैल्यूज मिलती है उसका जो सेट रहता है उसी को रेंज कहते थे। यहाँ पर ये n की वैल्यू अपन रखते जाएंगे, कहाँ से रखते जाएंगे, n की वैल्यू अपने a सेट से रखते जाएंगे। n बोले तो यहाँ पर देखो a सेट ये दिया हुआ है, ये डोमेन वाला सेट है। डोमेन आपको कहाँ से लिखना है, a से लिखना, और a सेट अपने को ये गिवन है 9 10 11 12 13, यहाँ रखेंगे। और इधर आपको क्या लिखना है, y की इमेज आपको मिलती जाएगी, y की वैल्यू मिलती है इमेज, और वो इमेज कैसे डिफाइंड हुई है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ये जो एन आप यहाँ पे लिखेंगे उसका सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर होगा वो, तो पहले पूरे सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स की लिस्ट बना लेते हैं, और उन्हीं हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो रहेंगे वो सब इमेजेस हो जाएगी, उसको एक साइड में लिख देंगे, तो वही आपकी एफ की रेंज हो जाएगी। चलिए, तो एफ ऑफ 9 रख दो। अब बताना है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 9 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर निकालते हैं ना अपन ऐसे, 9 को पहले 3 से डिवाइड कर दो, फिर 3 को 3 से, 3 इंटू 3 ऐसा। तो अब ये 3 इंटू 3 आए 9 के प्राइम फैक्टर, तो 3 इंटू 3 में हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3। The highest prime factor of 9, the highest prime factor of 9 is 3। ये एक इमेज आ गई अपने पास में 3। ऐसी ही अपन दूसरी इमेजेस निकालें। अब 10 रखना है आपको, यहां से रखते जाना, एक के बाद पूरी वैल्यू रखना है। एफ ऑफ 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 हो जाएंगे, तो हाईएस्ट वाला क्या होगा, 5 होगा। सो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज क्या, 2 और 5 में क्या होगा, हाईएस्ट 5। एक इमेज 5 आ गई अपने पास। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वन, 10 के बाद 11 रख दो, एफ ऑफ 11। अब 11 के प्राइम फैक्टर तो 11 ही रहेगा, 11 तो खुद प्राइम नंबर है, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 क्या हो गया, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा भाई, 11 ही रहेगा, 11 ही रहेगा। फिर 11 के बाद में 12, तो एफ ऑफ 12। सो हाईएस्ट 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा 3 इंटू 4 मत लिख देना, 4 नहीं है प्राइम फैक्टर, पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, और फिर 3 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हाईएस्ट वाला क्या हुआ, इसमें 3 हो जाएगा। तो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 3, 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हुआ। और एक और बच गया आपका 13, उसको भी ले लो लास्ट, एंड एफ ऑफ 13, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ऐसा लिख देना, लिखने से कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, खुद ही प्राइम नंबर है, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही होगा। अब तो बचे ही नहीं, पूरे ए के सारे एलिमेंट अपन यूज। अब ये जितने एलिमेंट्स अपने पास में आ गए यहाँ पर, इनका अपन एक सेट बना देंगे, तो यही इसकी रेंज हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ is the set of 3, 5, 11, 3 को रिपीट नहीं करना, एक बार 3 आ गया डबल नहीं लिखना, 13, बस ये वाले 3 को छोड़ देंगे, डबल नहीं लिखना, एक बार लिख दे 3, 5, 11 और 13, 4 एलिमेंट आ जाएंगे, ये इसकी रेंज हो गई। ये आंसर दिखा देता हूँ आपको, 3, 5, 11, 13 रेंज ऑफ है।